नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सरकार और किसान नेताओं के बीच आज 11वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन कानून वापसी की जिद पर अड़े किसानों को आज सरकार ने भी बड़ा सख्त रुख दिखाया। सरकार की तरफ से कहा गया कि हम पिछली बैठक में ही आपको बेस्ट ऑफर दे चुके हैं, आप लोग इस पर फिर विचार करिए, समझदारी दिखाइए और इसके बाद हमें अपना फैसला बताइए। यानी आज सरकार ने अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया। पिछली बैठक में सरकार ने कहा था कि हम 1.5 साल या 2 साल तक कानून रोकने को तैयार है। यह सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल थी इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए। लेकिन आप कमेटी में आकर बातचीत कीजिए और जब तक सहमति नहीं बनेगी हम ये कानून लागू तक नहीं करेंगे। यानी कि इसमें किसानों की जीत हो रही थी। कृषि क्षेत्र से जुड़े कई एक्सपर्ट ने इस ऑफर की जमकर तारीफ भी की थी। उनका मानना था कि शायद कोई भी सरकार इस तरह का फैसला नहीं ले जो मोदी सरकार ने ले लिया है। लेकिन आंदोलन पर अड़े किसान या फिर उनके पीछे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो टस से मस होने को तैयार नहीं है और दावा कर रहे हैं कि चाहे जो हो जाए 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली इस देश में अब होकर रहेगी। उधर कांग्रेस किसानों के नाम पर सड़क से संसद तक नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने का प्लान बना रही है। कांग्रेस का मानना है कि हम नरेंद्र मोदी की सरकार को निपटा देंगे कृषि कानूनों के बलबूते, क्योंकि कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा सियासी मुद्दा मिल गया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या किसानों की जिद के चलते रास्ता नहीं निकल पा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली और लोकप्रिय डिबेट, देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। किसान नेता और मोदी सरकार के मंत्री 11वीं बार बातचीत के लिए मिले ताकि कई हफ्तों से चल रहे आंदोलन का कोई समाधान निकले। सूत्रों के मुताबिक बैठक की शुरुआत में ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस रिलीज जारी कर सरकार का प्रस्ताव ठुकराने पर किसानों से नाराजगी जताई और कहा कि अगर सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार ही करना था तो बैठक में इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। हालांकि आज की बैठक में भी कोई रास्ता नहीं निकल पाया। कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। जो उनको पहला प्रस्ताव था उनने कहा कि हमारा वही है, आवेंगे आ जाएंगे, नहीं तो बैठे और 1 महीना बाद में फिर बातचीत शुरू होगी। इससे पहले सरकार ने किसानों को बहुत बड़ा ऑफर दिया था। सरकार ने कृषि सुधारों पर 2 साल तक रोक का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने यह भी कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देने के लिए भी तैयार है। सरकार ने किसानों से कहा था कि वो कमेटी में बातचीत के लिए शामिल हों और जब तक दोनों पक्षों में पूरी तरह बात नहीं बन जाती तब तक इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। इन सब के बीच 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने पर भी किसान अड़े हैं। रैली तो होगा ही। सरकार अभी रिंग रोड में आने में मना कर रहा है, मगर हमारा किसान इस आंदोलन में आएगा, पीछे हटेगा नहीं। लेकिन जिस वक्त सरकार और किसान नेताओं का संवाद चल रहा था, ठीक उसी वक्त सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने का सियासी प्लान तैयार कर रही थी कि कांग्रेस सड़क से संसद तक कानून वापस लेने का दबाव बनाने की तैयारी में है। We decided to hold block levels demonstrations or surveillance throughout the country before February 10th, followed by a district level agitation and conventions throughout the district of the country before February 20th. Finally, state level, there will be a massive convention before February 28th of this year. The parliament session is coming on. We will put pressure on government to repeal this 3 anti-farmers bill. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या किसान आंदोलन सियासत की भेंट चढ़ रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
अड़े किसान, मुश्किल समाधान। और अब आज एक ऐसा विश्लेषण जो 11 दौर की बातचीत का संपूर्ण निचोड़ है। सरकार किसान संवाद का संपूर्ण विश्लेषण सुनिए। 4 अक्टूबर से करीब 45 घंटे की बातचीत हुई है। 14 अक्टूबर से करीब 45 घंटे की बातचीत हुई है। यानी आप खुद सोचिए 45 घंटे एक अच्छा वक्त होता है। शुरुआत में किसानों की मांग मंडियों और एमएसपी की थी। सरकार ने आश्वासन दिया कि मंडियां खत्म नहीं होगी। उसके बाद किसानों ने तीनों कानून रद्द करने की मांग करी। सरकार और झुकी। सरकार ने बोला कि हम 2 सालों के लिए कानून को रोक लगाने का ऑफर दे रहे हैं, एक कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी में आप भी आइए, अगर सहमति जब बनेगी तब हम इस कानून को लागू करेंगे। ये लगभग रद्द करने की स्थिति ही है। यानी सरकार अपनी लाइन से 90 डिग्री नीचे आई, लेकिन किसान जहां वो पहले जो डिमांड कर रहे थे उस डिमांड को वो आगे लेके बोला कानून अब पूरी तरह से रद्द होनी चाहिए। लेकिन जब रद्द करने की 1.5-2 साल तक की भी बात आई तो उस पर भी राजी नहीं हो रहे हैं। क्या किसानों की जिद से बातचीत अटक गई है? यह है पूरी 11 मुलाकातों का संपूर्ण विश्लेषण। मेरे साथ बात करने के लिए आज कांग्रेस और बीजेपी के 2 नेता हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ राधिका खेड़ा है इस चर्चा में, जो कि विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं दिल्ली से, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ जाने माने देश विदेश के कृषि विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, सरदाना साहब, विजय सरदाना। मेरे साथ किसान नेता है पुष्पेंद्र चौधरी। मेरे साथ चौधरी हरपाल सिंह इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। चौधरी हरपाल सिंह आज बातचीत का भी लगातार 11 दौर की बातचीत का हिस्सा भी रहे। हरपाल सिंह चौधरी साहब, आपका अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। सरकार का फाइनल ऑफर क्या था? धन्यवाद जी। फाइनल ऑफर क्या था? और 15 मिनट की आज जो शुक्रवार को बातचीत हुई उसके बाद निर्णय क्या आपके सामने है? सरकार का फाइनल ऑफर यही था कि हम 1-1.5 साल के लिए होल्ड कर देंगे और एक कमेटी बनाई जाए, उसके बाद जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद बात करेंगे। ये सरकार का ऑफर था और हमारी इसको लेकर बैठक हुई। उस ऑफर को हमारी पूरी जो मीटिंग थी जनरल बॉडी की, उसने उसको खारिज कर दिया। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जब पंजाब में 19 दिन रेलर रोकी गई थी और पंजाब से लेकर दिल्ली तक हम लोग आए, जो हमने वाटर कैनन झेली, आंसू के गोले छेड़े और 127 लोग जो हमारे शहीद हुए, तब से हमारी एक ही डिमांड थी, इन बिलों को आप वापस ले लें, उसके बाद कमेटी बना लें और फिर हमारा आप बैठ कर तय करते हैं हमारे लिए क्या फायदा क्या नुकसान है। इसको सरकार तैयार नहीं हुई। पर जहाँ तो एमएसपी का चौधरी साहब, चौधरी जी, मैं पूरी ईमानदारी से आपकी बात को सुन रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भी पूरी ईमानदारी के साथ मेरी सवाल का जवाब देंगे। चौधरी साहब, सरकार का फाइनल ऑफर जो आपने बताया, बिल्कुल आपने सही कहा कि 1.5-2 साल के लिए कानून टालने को सरकार तैयार थी, एक कमेटी बनाने को भी तैयार है। आप कह रहे हैं कि ये कानून अभी रद्द हो जाना चाहिए और फिर कमेटी बनानी चाहिए। सरकार भी तो यही कह रही है, अब 1.5 साल तक कानून पर रोक लग रही है, 2 साल तक रोक लग रही है। आगे जब तक सहमति नहीं बनेगी, कानून लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा शपथ पत्र देने को तैयार है भारत की सरकार। अब इससे ज्यादा क्या आपको लगता नहीं है कि जिद की भी एक हद होती है? नहीं, जिद हमारी नहीं है। जिस सरकार की है ना, हम कह रहे हैं आप 1 साल के 1.5 साल के लिए, ये तो वाली बात हो जाती है। हमारे गर्दन के ऊपर तलवार लटका दो और कोई 1 साल लटकी रहेगी है, उसके बाद हम देखेंगे कि फिर बाद में क्या होना है। कमेटियों का रेट हमको मालूम है भारत में कैसा होता है, कितने बार कमेटी रिपोर्ट आती है, तो ये कोई बात नहीं है। जिद हमारी नहीं है। तलवार कैसे लटकी हुई है? हम कानून तो आ नहीं रहा, 1.5-2 साल कानून तो आ नहीं रहा, तो तलवार तो लटकनी बंद हो गई। उसके बाद कमेटी बनेगी। अब आप मुझे बताइए, किसी भी संवाद में विकल्प की बात होती है, सरकार की तरफ से 4 विकल्प आए, आपकी तरफ से एक ही विकल्प है कि कानून को रद्द कर दीजिए। हम सरकार उस क्लोज टू उस विकल्प के पहुंच भी गई। नहीं था वो तो आप खुद ही अब दरवाजा नहीं बंद कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा? नहीं, बात कहते आ रहे हैं। नहीं, हम दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं, हम तो पहले से बात कहते आ रहे हैं। 122 लोग जो शहीद हुए हैं, ये अध्यादेश को इनको वापस कराने के लिए शहीद हुए हैं। जो हमारे 127 लोग मरे हैं, ये इस बात के लिए आए थे, ये रिफिल हो, इनकी शहादत हो चुकी है। 150 लोगों की होने जा रही है, हमारी रोज लोग मर रहे हैं। इसलिए नहीं मर रहे कि होल्ड कराने के लिए आए थे हम दिल्ली में। यहाँ हम इसलिए आए थे, वापस लो आप। हमने 19 दिन रेल पे बैठे, इसलिए वापस लो आप।
हम जो पढ़े 2 महीने से। तो अब सरकार तो वापस नहीं कर रही, सरकार ने बोल दिया कि आप दोबारा विचार करिए इस पे। सरकार तो वापस नहीं कर रही, और मेरे सूत्र भी ये कह रहे हैं कि सरकार का ये कड़ा रुख है कि अब वो वापस नहीं करेगी। मेरे सूत्र ये कह रहे हैं कि सरकार ने बोला कि हम आपको बेस्ट ऑफर दे चुके हैं, अब यहां पर ये संवाद आप निश्चित करिए कहां ले जाना चाहते हैं। हमने अपना प्रस्ताव सरकार को बता दिया है कि जो प्रस्ताव दिया है हम उस पर हमने बता दिया है कि हमारा प्रस्ताव ये है, आप इनको वापस कर लें, रद्द कर दें, उसके बाद कमेटी बना लें और फिर हम तैयार है बैठ के बात करने के लिए। आप कमेटी बनाओ और बैठो, आप भी हम भी बैठे। चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उस पर आपको भरोसा नहीं है, तो फिर लोकतंत्र के अंदर तो भारत के ही आप पार्ट हैं, तो लोकतंत्र में तो भरोसा करना पड़ेगा। लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे, सिस्टम की नहीं मानेंगे, तो कैसे चलेगा फिर? मैं चौधरी साहब आप मुझे बताइए, मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, जब एक सेकंड, जब इस देश में कोई औद्योगिक नीति बनती है, इंडस्ट्री पॉलिसी बनती है जी, तो देश के प्रधानमंत्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स अटेंड करते हैं, उद्योगपति बुलाए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है बताइए आप क्या चाहते हैं, और जो वो चाहते हैं वो करा जाता है। जब ये बिल लाया गया था, क्या इस देश के लोगों से पूछा गया था, किसान से पूछा गया था हमसे कि हम आपको पहले बिल ला रहे हैं? लॉकडाउन के टाइम में सरकार बिल लेकर आई और आगे थोप दिया हमारे ऊपर, ये कौन सा लोकतंत्र है? ठीक है विजय सदाना कर रहे हैं हम। बार बार उद्योगपतियों की बात होती है, पूंजीपतियों की बात होती है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बिल थोप दिया गया था और चौधरी साहब कह रहे हैं, चौधरी हरपाल सिंह कह रहे हैं कि देखिए अब हम तो मानने वाले नहीं है। 11 दौर की बातचीत गई चूल्हे में, पानी में। ऐसा है अमीश जी, इस देश की सरकार को 138 करोड़ लोगों का वेलफेयर देखना है। एक कोई भी सरकार होगी वो 138 करोड़ लोगों को ध्यान में रख के कानून बनाएगी। इन कानूनों में 21 सेक्टर हैं एग्रीकल्चर के जो कवर्ड है, 21 सेक्टर्स जो कवर्ड हैं इन कानूनों के तहत। आप मुझे यह बता दीजिए कि क्या ये पूरे देश के कानून जो बन रहे हैं देश के लिए बन रहे हैं? अगर इनमें कोई वीट और राइस के कुछ राज्यों के कुछ किसानों का अगर विरोध है तो उसका रास्ता क्या है समाधान करने का? बातचीत ही रास्ता है ना, सरकार वही तो कर रही है। बाकी 20 सेक्टर्स को, 19 सेक्टरों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 सेक्टर में प्रॉब्लम है और ये कहते हैं सारे कानून हटा दो। जिन किसानों को फायदा मिल रहा है, जिन एफपीओज को फायदा मिल रहा है, जो प्रोग्रेसिव किसान काम कर रहे हैं, जो कोऑपरेटिव्स काम कर रही हैं, उन सबको फायदा मिल रहा है। मानते हैं कुछ किसानों का इतराज है तो बातचीत करिए ना। आप ये क्यों चाहते हैं कि जिनको फायदा मिल रहा है उनका भी हक मारा जाए? वो तो फायदा मान ही नहीं रहे सरदाना साहब, वो तो फायदा मान ही नहीं रहे। आप फायदा बताने में नहीं मानते तो देखिए ऐसा है, फायदा ही नहीं है कोई। डेमोक्रेसी में ऐसा है जी, डेमोक्रेसी में आप नहीं मानते कोई बात नहीं, आपके पास चुनाव का मौका आएगा, अपनी सरकार चुनिए, अपने हिसाब से कानून बनवाइए। ये और क्या तरीका है डेमोक्रेसी में? बोलिए चौधरी साहब नहीं करते हैं। चौधरी साहब वैसे कई ओपिनियन पोल भी आए हैं इसको लेकर, कई फ्लैश पोल्स भी हुए हैं। उन फ्लैश पोल्स के अंदर अधिकतर किसान ऐसा मान रहे हैं कि हम इस कानून के साथ हैं, यानी सिर्फ 4-5% किसान ही है जिसको इस पे आपत्ति है, और वो पंजाब का है और कुछ हद तक हरियाणा का है। बाकी पूरे देश के किसान को आपत्ति नहीं है इसको लेकर। ऐसा कई ओपिनियन पोल भी आए हैं, कई डिफरेंट चैनल्स के, मैं एक चैनल की बात नहीं कर रहा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, खाली सिर्फ एक बात बता दें मुझे आप, जो हमारे भाई साहब बोल रहे थे 2011 में सरदाना साहब, जब हमारे मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह जी के लिए, और उन्होंने साफ कहा था मनमोहन सिंह जी एमएसपी से नहीं काम चलेगा, एमएसपी से किसानों का नहीं खरीदा था सामान, आप एमएसपी पर खरीद का गारंटी कार्ड लाइए और किसान तबाह हो जाएगा। विजय जी जवाब सुन ले, मेरी पूरी बात सुन ले, पूरी बात सुन ले, जवाब ले लीजिए, नहीं जवाब ले लीजिए, पहले मेरी बात सुन ले लीजिए, पहले बात तो सुन ले पूरी, जवाब ले लो ना, सुन लिया आपकी बात, सुन ले मेरी, रटा-रटाया आर्गुमेंट है, सुन लिया मैंने, पहले पूरी बात सुन ले ना, नहीं पहले जवाब सुन लो मेरा, पहले बात सुन लो मेरी, पहले आप बोलो। मैं कह रहा हूँ जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे हम उनकी बात माने या आज प्रधानमंत्री उनकी बात माने? कौन सी बात सही कर रहे थे वो? आज हम वही मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि एमएसपी पर खरीद का कानून बना दो, नंबर 1। दूसरी बात, ऐसा है जब मनमोहन सरकार जिक्र कर रही थी इसका कानून का, सुन लो, जवाब सुन लो ना, अब आप जवाब सुन लो, अब आप जवाब सुन लो, पहले मुझे बात करते एक मिनट, अब आप मेरी बात सुन लो ना यार, आप बहस क्यों कर रहे हो? सवाल का जवाब सुनो,
अरे 1 मिनट बोलने दो ना मुझे। आप सवाल कर, 1 मिनट बोल, मेरे को ये बताइए, सरदाना साहब को बोलने दीजिए ना। पुराने कानूनों में, अरे एक सवाल आपके पुराने कानूनों से 4 लाख किसानों ने आत्महत्या करी। इस देश में 4 लाख किसानों ने आत्महत्या करी पुराने कानूनों में। इस देश में किसान गरीब रहा, बिचौलिया अमीर बनता रहा। आपको क्या लगता है ये कानून अच्छे थे जिनकी आप वकालत कर रहे हो? जिन कानूनों में 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली, बिचौलियों ने लूट मचा रखी थी, किसानों को गरीब रखा हुआ था। मैं 50 रुपए देता था, किसान को 5 रुपए भी नहीं मिलता था। आप चाहते हो कि वो सिस्टम जारी रहे? आप किसका पक्ष ले रहे हो पहले ये बताओ। आप बिचौलियों के साथ हो या किसान के साथ हो? आप बात सुनो, आप जवाब दीजिए। अरे आप मुझे बताओ कि आप बिचौलियों के साथ हो या किसान के साथ हो? पहले आप क्लियर ये करो। अरे हाँ, आपकी बात से ये लगता है कि आप बिचौलियों के साथ हो, आप किसान के साथ नहीं हो भाई साहब। अगर आप किसान का दर्द होता तो 4 लाख किसानों ने जो आत्महत्या करी है, उसके लिए आपकी किसान संस्थाओं ने अच्छा बोलिए चौधरी हरपाल सिंह, बोलिए। कितनों को आपने हेल्प पहुंचाई? सरदाना साहब, चौधरी साहब को बोलने दीजिए। सारा फंडिंग अरेंज कर रहे हो। बात सुनिए हमारी, आप मेरी बात सुनो। आप बात सुनते या नहीं? आप मेरी बात सुनो। अब आप अरे हमारी बात सुनो पहले। आप हम क्या चाह रहे हैं? आप भी रोक सुनते हैं, हम आप भी रोक सुनते हैं हमारी सुनो पहले। हम सुना रहे हैं अपनी बात आपको। हम ये कहना चाहते हैं, अगर वो पहले कानून गलत थे तो मनमोहन सरकार जब क्वांटिटी फार्मिंग ला रही थी तो आपके सुषमा स्वराज का भाषण पढ़ ले आप। सुषमा जी ने कहा था मनमोहन सिंह जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश के किसान को तबाह कर देगी। अरे भाई, सुषमा स्वराज अपोजिशन में थी, किसान को मार देगी। ये आपके नेताओं के में थे। अब कैसी बात? लेकिन आपके पंजाब ने तो लागू किया। आपके पंजाब ने तो लागू किया। कहाँ लागू किया आपने? अब एक बात बताओ, 2012 की आप बात कर रहे हो, सुषमा स्वराज क्यों विरोध कर रही थी? बात सुन लो ना। नहीं, क्यों विरोध कर रही थी? आप बता मुझे। आप मान लिया, सारी बातें मान ली, सारी मान ली। 2013 में पंजाब सरकार ने, मेरी बात सुन लो ना। चौधरी साहब, ये कृषि विशेषज्ञ है, ये भी आप ही की फील्ड के, ये कृषि विशेषज्ञ, ये भाजपा के नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस की राधिका खेड़े वो अभी तक चर्चा में भी नहीं आई है। मुझे एक बात बताइए, हम जान दे रहे कैसे? अरे भाई, बात का जवाब दो, बात का जवाब दो, चिल्लाओ मत। 2013 में पंजाब सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून लाए, आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? उसमें ये लिखा हुआ है सेक्शन 26 में कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? आपको अपने राज्य का कानून नहीं पढ़ा आपने? आज तक आप खामोश क्यों रहे? पंजाब के कानून में जब 2013 से वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू है, आप खामोश रहे। आपको वो पढ़ा ही नहीं दिया, आपने वो पढ़ा नहीं अपने राज्य का कानून। क्या बेकार की बात करते हैं आप लोग? आप सुनने को तैयार नहीं। बात हमारी अपने राज्य का कानून नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता अपने राज्य का। आपको नहीं पता कुछ भी, हम क्या करते हैं? 2013 में बताइए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पंजाब में आया या नहीं आया? हम चला रहे। अरे भैया, खेती करते हैं तो बाकी लोग भी अपना अपना काम करते हैं। स्कूल मास्टर भी आपके बच्चों को पढ़ाता है, तो फिर बाकी हॉस्पिटल में डॉक्टर भी काम करता है। तो कोई एहसान नहीं कर रहे, हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है किसी पे। आप अपना अपना काम कर रहे हो, हर आदमी अपना काम कर रहा है, हर आदमी अपना काम कर रहा है। फौजी भी काम कर रहा है, पुलिस वाला भी काम कर रहा है, टीचर भी काम कर रहा है, डॉक्टर भी काम कर रहा है, आप भी खेती कर रहे हो, सब अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। डॉक्टर का पूरा पैसा मिल रहा है। अरे सबको, अरे भाई, आप हक नहीं मांग रहे, आप आपका हक है ही नहीं इसमें। हम भी अपना हक मांगिए। 138 करोड़ लोगों का हक मत मारिए। अरे मांग रहे हैं, लेंगे, हमारा हक है, लेंगे। अरे भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपने पहले राज्य का कानून हटवाइए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपने राज्य का कानून हटवाइए, कॉन्ट्रैक्ट एक सेकंड, चौधरी हरपाल सिंह, एक सेकंड। सरदाना साहब, राज्य के कानून को क्यों नहीं हटवाया आपने? मेरा निवेदन स्वीकार करिए। होल्ड ऑन, ऑडियोज डाउन करो। मैं हरपाल सिंह चौधरी, मैं गौरव भाटिया को चर्चा में लेके आ रहा हूँ, राधिका खेड़ा को भी चर्चा में लेके आ रहा हूँ। लेकिन हरपाल सिंह चौधरी, आप कह रहे पुराना कानून बढ़िया था। पुराना कानून, आप कह रहे कि जस की तस स्थिति जो थी वो 70 साल पुरानी, वो स्थिति बनी रहे। आप मुझे बताइए, 70 साल में कितने सुसाइड हुए? बात कर रहे हो आप? सुसाइड 70 साल में कितने सुसाइड हुए? बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से लगा राज्य, कितने सुसाइड? बात सुनिए विदर्भ, कितने सुसाइड? अरे ये नहीं कह रहे, बताइए ना आप मुझे, बताइए क्या तो उसमें सुसाइड नहीं हुए? आप कह रहे कि 117 किसानों की जान चली गई, शहीद हो गए। दुख है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस देश के अंदर 70 साल में जो किसान मरा, बॉर्डर बढ़ चुके हमारे, क्या वो ये शहीद, उसको शहीद नहीं मानेंगे? अरे 4 लाख ज्यादा है,
अरे एक सेकंड, किसानों का दुख एक मिनट रुकना पड़ेगा। 4 लाख किसानों का एक दुख नहीं है। सेकंड सरदाना साहब, आपको रुकना पड़ेगा। चौधरी साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप जवाब देंगे। आप कह रहे हैं कि पुराना कानून हो जाना चाहिए, पुराना सिस्टम लागू। अभी तक तो पुराना सिस्टम ही लागू है, अभी तक तो बदला नहीं। 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए इस कानून को आए हुए। आप मुझे बताइए, क्या विदर्भ में सुसाइड नहीं हुए? क्या बुंदेलखंड में सुसाइड नहीं हुए? बताइए ना मुझे, क्या मध्य प्रदेश में सुसाइड नहीं हुए? हर जगह हुए ना। सुनो ना, तो किसान अगर इतना खुशहाल था तो फिर किसान की दिक्कत क्या है? अरे मेरा जवाब सुनो। हाँ बताइए। अरे मेरा सवाल दूसरा है। मैं कह रहा हूँ जब यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात मनमोहन सरकार लाई थी तो सुषमा स्वराज ने 1 घंटा भाषण दिया पार्लियामेंट में। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ गई तो किसान खत्म हो जाएगा। आप सुषमा स्वराज को याद कर रहे हैं जो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अब कपिल सिब्बल को नहीं याद कर रहे। ठीक है, ओके, मैं गौरव भाटिया को लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं गौरव भाटिया को लेकर आता हूँ, फिर राधिका खेड़ा। गौरव जी बार बार सुषमा स्वराज का जिक्र आ रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। अरुण जेटली जी का भी जिक्र कई बार आ चुका है। भारत की सरकार ने अपना फाइनल ऑफर लगभग 45 घंटे की बातचीत के बाद स्पष्ट रूप से कह दिया है। क्या आपको लगता है कि यह आपकी विफलता है? आपको घुटनों पे ले आया विपक्ष और किसानों का एक वर्ग। अमीर जी देखिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कहा है कि देश के सभी किसान जो हैं हम उनका सम्मान करते हैं और इस देश में 15 करोड़ किसान हैं और उनके परिवार हैं और हमारा ये मानना है कि उसमें बहुत बड़ा वर्ग इन 3 कानूनों के साथ खड़ा है। कुछ किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब मेरी बात सुनिएगा, ये दर्शकों के लिए है। जब से एक गुट जो है इसका विरोध कर रहा है, तब से क्या सरकार का रुक रहा है और क्या इन आंदोलनकारियों का रहा है, मैं बता रहा हूं और टोकिएगा मत, सुनिएगा। 11 दौर की बातचीत सरकार ने करी है, 45 घंटे तक बातचीत सरकार ने करी है और सकारात्मक बातचीत से पराली का मसला जो है वो हल हुआ है। बिजली जो बिल है संशोधन नहीं लाया जाएगा, वो मसला हल हुआ है। 18 महीने के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है, ये दिखाती है किसान का हम कितना सम्मान करते हैं। 18 महीने के लिए ये कानून स्थगित रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में हम हलफनामा भी देंगे। एमएसपी खत्म नहीं होगी और लिखित में कहा है कि मंडियां समाप्त नहीं होगी। अब आइए दूसरी तरफ, ये कौन है जो आंदोलन करते हैं लेकिन हल नहीं चाहते हैं? इन्होंने क्या किया है? कह रहे देश के सारे जो किसान हैं ये चाहते हैं कि वापस ही लो। हम कहते हैं बिंदुवार बातचीत करो, कहते हैं हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिंदुवार बातचीत होगी गुण दोष के आधार पे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने हम नहीं जाएंगे। 18 महीने तक हम कानून लागू नहीं करेंगे तो ये कहते हैं हमें मान्य नहीं है। हाय हाय मोदी के नारे लगाते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, मैं 15-20 सेकंड ही लूंगा, ये जी, 10 सेकंड जरूरी है। ये सार है जो होता आया है 7 हफ्ते से। प्लीज, आंदोलन में अराजक तत्व घुस आते हैं, हाय मोदी। मांग नंबर 6 कहते हैं शर्जील अमाम वरबरा राव, इन सबको आप जो है रिहा करिए। मैं पूछता हूं, अब आप फर्क देखिए। आपने कहा घुटने पे आ गए, तो मैं इतना ही कहूंगा, गिरते हैं शहर सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। बिल्कुल, आप अच्छे शेर पढ़ रहे हैं, लेकिन चौधरी साहब, आप राधिका खेड़ा जी को भी आने दीजिए, गौरव भाटिया, लेकिन 10 सेकंड में मेरे एक सवाल का जवाब और भी दे दीजिएगा। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी थी कांग्रेस की और सोनिया गांधी ने कहा कि तीनों कानून जल्दबाजी में लेके आए गए और केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बोला कि अब कांग्रेस सड़क पे उतर के प्रदर्शन करेगी, धरने करेगी और नरेंद्र मोदी सरकार को घुटनों पे लेके आएगी। लेकिन आप तो पहले घुटनों पे। अमीर जी, आज कांग्रेस पार्टी की हालत यह है कि उस पर कोई विश्वास नहीं करता है और मैं तो कांग्रेस पे सिर्फ तभी विश्वास करूंगा जब इस देश के सबसे बड़े भूमाफिया रॉबर्ट वाड्रा को पार्टी से निकाल दे। मैं तब विश्वास करूंगा जब 1,80,000 किसानों ने यूपीए के 10 साल में आत्महत्या करी, उसके लिए सोनिया गांधी माफी मांगे। ठीक है, आपने यू मेड योर पॉइंट। आप राधिका जी को आने दिया, राधिका खेड़ा। ओके, इट्स बीन 22 मिनट्स, लेट राधिका खेड़ा कम इन, क्योंकि मैंने सोचा मैं पॉलिटिकल पार्टीज को बाद में लेकर आऊंगा। पहले मैं किसान और कृषि विशेषज्ञ के बीच में बात करूं। मैं पुष्पेंद्र चौधरी आपके पास भी आऊंगा। राधिका, आपको भी लग रहा है कि सियासत चल दी जाए? सीडब्ल्यूसी की बैठक थी तो किसी और विषय पर, लेकिन आपको लगा कि
किसानों का मुद्दा चल रहा है तो हम भी हाथ धो लेते हैं इसमें। अमीश जी 58 दिन हो चुके हैं और आज 11 राउंड की समाप्ति हुई है। 11 राउंड पूरे चर्चा के खत्म हुए, 58 दिन हो चुके हैं जब हमारे किसान भाई बहन बॉर्डर पे बैठे हैं। और ये लड़ाई किसके बीच में है? बार बार ये आरोप लगता है कि ऑपोजिशन कुछ कर रही है, कभी सरकार इसमें चीन और पाकिस्तान का हाथ ले आती है, कभी खालिस्तानी आतंकवादी, अलग अलग विश्लेषण सामने लेकर आते हैं। पर समझने की बात है कि ये लड़ाई किसके बीच है। ये लड़ाई दिल्ली की सिंहासन पे बैठी मदमस्त सरकार और सड़कों पे बैठे जो हमारे किसान भाई हैं ठिठुरती ठंड में, कोरोना काल में, उनके बीच की लड़ाई है। ये किसान की खुददारी और सरकार की खुदगर्जी के बीच की लड़ाई है। ये किसान की बेबसी और सरकार की बर्बरता जो हमें लाठी पानी बरसते हुए और बड़े बड़े गड्ढे खोदते हुए में दिखाई दी, ये उसके बीच की लड़ाई है। ये आने वाली अगली फसल और नस्ल की लड़ाई है। बड़े अच्छे तरीके से भाजपा के प्रवक्ता बहुत सारी चीजें गिना रहे थे, घूम फिर के, क्योंकि उनके पास कुछ कहने को नहीं है। बात आ जाएगी रॉबर्ट वड्रा जी पर या इस पर या उस पर की पार्टी से निकालिए। पहली बात तो आप इतने वरिष्ठ वो है, लॉयर है गौरव साहब, तो आपको यह पता होना चाहिए रॉबर्ट वड्रा जी कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं है। दूसरी बात, आप बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अरे पहले तो आप बताइए, आप प्रवक्ता है, आपकी बात पे कौन विश्वास करे? आपने तो वादा किया था कि आप अगर सरकार भाजपा की नहीं बनी आप अपने बाल मुंडवाएंगे, आपने ऐसा नहीं किया। फिर आपको तो ये तक नहीं पता कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम क्या है। तो आपकी बात क्या है और क्या है आगे हम नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन बात वापस मुद्दे पर आते हैं। राधिका जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब, राधिका जी मेरे सवाल का जवाब क्या बात रही है हमारी? राधिका जी मेरे सवाल का जवाब, फाइनल ऑफर। मैं गौरव भाटिया आपको भी मौका दूंगा, लेकिन 10 सेकंड में मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप भी तो सियासत कर रहे हैं, किसान और सरकार के बीच की बात है। सरकार ने फाइनल ऑफर दे दिया कि कानून को हम लगभग टाल रहे हैं, 2 साल के लिए कमेटी बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अब हम भी आंदोलन में आ जाएंगे, तो सियासत तो आप कर रहे हैं, छुपाइयो तुम ना। आंदोलन में आ जाएंगे नहीं अमीश जी, हम लोग तो शुरू से किसानों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ते आए हैं। चाहे वो अंग्रेजों से लड़ना था महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अगुवाई में, या फिर हमने जब काले कानूनों के खिलाफ अब लड़ना हो। सबसे पहले कांग्रेस नहीं, सीधा महात्मा गांधी के दौर पर भाग जाती हैं, चली जाती हैं, लेकिन महात्मा गांधी के दौर वाली कांग्रेस नहीं है ना मैडम। सबसे पहले अब ये तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी वाले दौर की कांग्रेस है ना मैडम। क्योंकि हम बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में संसद में आवाज उठाई। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि 100 से ज्यादा मार्शल लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं, बाहर ले गए। क्यों? क्योंकि मोदी जी को पता था कि गौरव जी बोलिए। राधिका जी आपको आगे मौका मिलेगा। राधिका जी यू विल गेट योर चांस, लेकिन गौरव भाटिया पे आपने बड़े सारे अटैक करे, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। उनकी पार्टी पे अटैक किए गौरव, एक एक करके। सबसे पहले तो देखिए 57-58 दिन की बात कर रही है वो पार्टी जिसने 55 साल केवल किसानों को लूटा है। 1,80,000 आत्महत्या तो पिछले 10 साल में जब यूपीए की सरकार थी तब हुई थी। और इन्होंने एक बात कही, वादा, मैंने वादा किया था। राधिका जी आपने सही कहा, मैंने वादा किया था। प्री पोल अलायंस पूर्ण बहुमत से महाराष्ट्र में आया। पहले शपथ किसने ली? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन एक वादा सोनिया गांधी ने किया था कि भले ही मैं भीख मांग लूं बट मेरे बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे। सोनिया गांधी के बच्चे राजनीति में आ गए। क्या सोनिया गांधी से कहने की हिम्मत होगी कि दोगली बात करती है वो? बोलिएगा जाके। दूसरी बात, अब सुनिए, बीच में मत बोलिए, झूठ बोलेंगे आप, बीच मत बोलिए, इनको चुप कराइए। अच्छा देखिए, कोई भी आके झूठ बोलने लग जाएगा। एक वाक्य से देखिए विकेट उखड़ा, एक वाक्य से विकेट उखड़ा। चलिए अब मैं अपनी बात, कोई बात नहीं। अमीर जी आप एंकर हैं, जैसा आप चाहें करिए। अब सुनिए, अरे चलिए, सबसे बड़ा झूठा कौन है? चैनल पे जो बोला जाता है उसकी वैल्यू होती है, लेकिन आपके चैनल पे अमीर जी ये तरीका गलत है। मैं कहूंगा चिकन चिल्ली मत कराइए। आप क्या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं? ठीक है, आप राहुल गांधी सोनिया गांधी से कहिएगा। बेचारे राहुल गांधी भाग गए थे, भगोड़े गांधी। सोनिया जी के ऊपर झूठी बातें मत बोलिए। अपनी बात ही करी और उसके बाद याद दिलाया मेरे बच्चे भीख मांगेंगे, वही दिलाएंगे। राहुल गांधी एक दिन भीख मांग रहे होंगे। भाषा की मर्यादा रख के बनाकर डिबेट को करना चाहिए, मेरा निवेदन है। मैं हम्बल रिक्वेस्ट। कैसी बातें बोल रहे हैं? अच्छा राधिका जी, आप योर पॉइंट इज टेकन, आपने बात को अपनी रखा।
लेट गौरव जी ऑल्सो मेक हिज पॉइंट। गौरव और राधिका, मेरा निवेदन है कि हम भाषा की मर्यादा को बना के चले। ये चर्चा लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, एक ठीक, लेकिन देखिए वो बोलेंगे आप झूठ बोल रही हैं, आप बोलेंगे वो झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ में पूरा कार्यक्रम ही निकल जाएगा। लेकिन एक एक करके अपनी बात को रख ले। गौरव भाटिया 20, अच्छा गौरव भाटिया 30 सेकंड दे दीजिए, देन यू रिप्लाई। राधिका जी, बौखला गई बेचारी। माय हम्बल सबमिशन, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ओके गौरव मेक योर पॉइंट। 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड, देन राधिका खेड़ा। थैंक यू। नहीं, आई नीड, मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा, मैं बहुत देर शांत रहा। अगर आपके पास 1 मिनट हो, बड़ा दिल दिखा सके, बोलिए आप अपनी बात करिए। मेरा दिल तो बड़ा है, लेकिन बाकी प्रवक्ताओं के पास भी मुझे जाना है। बोलिए आप। थैंक यू। देखिए है क्या अमीर जी, मैं आपको बताऊं, 303 सीटें आई, 23 करोड़ वोट मिले हम लोगों को। हमें जो ठीक लगता है, ऐतिहासिक कदम हम उठाते हैं। अगर कुछ लाख कहने वाले किसान अपने आप को हमारा विरोध करेंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि जो देश भर का किसान है उसके हित में यह कानून नहीं है। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपके चैनल पे ऐसी एक महिला बैठी है, 1.25 लाख वोट की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, चुनाव लड़ी, 2064 वोट आए उनके, 1.67%, और यहां ज्ञान बांट रही है। अब आप मुझे बताइए, एक लोकतंत्र में, जैसे सरदाना जी कह रहे थे, हमें लोगों ने जितवाया, इसलिए जितवाया कि हम बड़े बदलाव लाए, और वो बड़े बदलाव हम ला रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय तो तय कर सकता है, लेकिन कुछ लाख लोग दबाव नहीं बना सकते। शर्जील इमाम किसान नहीं हो सकता है, और उमर खालिद किसान नहीं हो सकता। राधिका खेड़ा, आपकी टर्न। 2600 लोग तो है, आपके साथ तो एक भी नहीं है, एक इंसान भी नहीं है। मेरे साथ 2600 लोग तो है अमीर जी, इस बात का मुझे गर्व है। अरे अपने वोट क्यों बता रही है? मेरे साथ एक इंसान तो है। राष्ट्रीय आप पहले चुनाव लड़के दिखाइए, 2064 दिखाइए, लेकिन मुद्दा ना अमीर जी, यहाँ पे झूठ बोल रहा है, बताइए अमीर जी। 2064 वोट, और आपके चैनल पे 536 वोट बढ़ा दिए। बताइए कितना झूठ बोलती है, प्रवक्ता पकड़ी गई। 536 वोट आपके चैनल पे बढ़ा दिए। गौरव अब आपकी बारी, वो चुप रही। गौरव आपने बोला, आपने 50 सेकंड बोलना, 1 मिनट बोलना, वो चुप रही। और कर रही है। और मुझे लगता है कि चुनाव हर कोई लड़ता है, कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन अपनी अपनी बात को रखना चाहिए। मेरा निवेदन है। 1 सेकंड। ओके, बोलिए राधिका जी। अमीर जी, मैं उम्मीद करूंगी आप इस बदतमीज इंसान की माइक और वॉल्यूम कम रखेंगे, क्योंकि अगर ये अपनी ही एक पार्टी की विचारधारा को लेकर चलते तो इनको पता होता कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस विचारधारा में ये आज है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता रहे आज तक भाजपा के, उन्होंने कितनी वोट मिली थी और कैसे चुनाव लड़े थे और कितने चुनाव हारे थे। अगर इनको ये पता होता तो शायद ये कटाक्ष और ये मजाक मेरे पे बैठ के नहीं करते। लेकिन अफसोस की बात यह है और सच्चाई की बात यह है अमीर जी, और मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने अपना चाल चरित्र, चेहरा और अपनी भाषा और अपना बदतमीजपन और अपनी सभ्यता और अपनी पार्टी की सीख पूरे देश के सामने दिखाई। क्योंकि बात यहां पे किसानों की हो रही थी और किसानों की आत्महत्या की हो रही है, किसानों के साथ होती बर्बरता की हो रही है, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए ये मुझ पे पर्सनली अटैक कर रहे हैं। बहुत खूब गौरव भाटिया, ऐसे और अटैक करिए। लेकिन सच्चाई ये है, जब से ये 3 काले कानून आए हैं तब से, देखिए ये बीच फिर बदतमीज आदमी बोलेगा। अमीर जी, अगर ये बदतमीज आदमी बार बार बीच में बोलेगा तो मैं माइक उतार के जा रही हूँ। मेरा ये लेवल नहीं है कि मैं बदतमीज लोगों के साथ, उनके टीचर में घुस के उनके साथ बहस करूं। मैं बदतमीज लोगों के साथ नहीं करूंगी बातचीत। अमीर जी, अब आपको कॉल लेनी है। मैं दोनों को निवेदन कर रहा हूं कि दोनों पर्सन ना हो, अपनी अपनी बात को रखे। पुष्पेंद्र चौधरी साहब बेचारे 32 मिनट से इंतजार कर रहे हैं शालीनता के साथ। मैं आप दोनों को मौका दे रहा हूं, 30-30 सेकंड आप अपनी बात को रखें, लेकिन पर्सनल ना हो। आप अपनी बात को रखें, पर्सनल ना हो। ओके गौरव भाटिया, 20 सेकंड आप अपनी बात को रखिए, फिर 20 सेकंड राधिका जी आप अपनी बात को रखिए। गौरव भाटिया क्विकली 20 सेकंड्स। हाँ, सबसे पहले तो अगर इन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पे चर्चा हो रही है, तो मेरे बालों से इन लोगों को क्या इतनी मोहब्बत है? किसानों के मसले पे मेरे बाल कहां से आ गए ये बता दे। जब नहीं बता पाए, दूसरा झूठ इन्होंने बोला 2600 वोट मिले थे। अरे 2064 विषय नहीं। गौरव मेरा पॉइंट है कि राधिका खेड़ा को चुनाव में कितने वोट मिले वो बड़ा विषय नहीं है ना। अभी बात हो रही थी, मैंने सीडब्ल्यूसी की बात करी। सीडब्ल्यूसी की बैठक के अंदर आज क्या कुछ हुआ और उसके बाद क्या प्रस्ताव पारित हुआ,
सोनिया गांधी ने, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, कांग्रेस की जो अभी प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या बोला वो मैंने आपसे पूछा, उस पर जवाब दीजिए ना। मैं उत्तर देता हूं, 20 सेकंड आपका वक्त इस्तेमाल करिए उसमें। मैं उत्तर दे रहा हूं जी। हाँ, अमीर जी, आप बताइए, आपके चैनल पे दूसरे प्रवक्ता को कोई बदतमीज प्रवक्ता का सर्टिफिकेट देता है उस कागज पे जो मूंगफली वाला मूंगफली रखने के लिए इस्तेमाल करता है, तो हम क्यों सुनेंगे? लेकिन क्या यह प्रश्न वाजिब है कि नहीं कि जब 3 कानूनों पे चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी पार्लियामेंट से क्यों भाग गए, भगौड़े गांधी? क्या यह सही है कि नहीं कि किसानों को भड़का के उस प्रदर्शन में जाने की हिम्मत राहुल गांधी की नहीं हुई, भगौड़े गांधी की? और नड्डा जी ने जब किसानों पे सवाल पूछे तो राहुल गांधी ने ये क्यों बोला कि प्रोफेसर है क्या मेरे? क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना सही है कि गलत है? और भगौड़े गांधी क्यों भाग गए? अब मेरा भी निवेदन है राधिका जी, आप भी पर्सनल मत होइएगा, इस बहस को बहस की तरह करते हैं। राधिका खेड़ा, आप कह रही हैं कि कांग्रेस हमेशा से खड़ी रही, लेकिन राहुल गांधी जब किसान कानूनों की चर्चा हो रही थी तो वो सदन में नहीं थे। उसके बाद अभी वो एक वेकेशन पे अर्थात छुट्टी पे वो चले गए, उनका निजी काम होगा या कुछ भी होगा, और बीजेपी को मौका मिल गया, और जब वापस आए तो वो पूछ रहे जेपी नड्डा कौन है। देखिए अमीश जी, मैं फिर बात वापस किसानों पे लेकर आऊंगी। यहाँ पे आपने एक बात उठाई थी कि कुछ सर्वे हुए, उससे ये पता चला लोग देश के बहुत खुश हैं मोदी सरकार से, लेकिन एक सर्वे एक निजी एजेंसी ने ये भी किया, 3 काले कानून आने के बाद 15 प्रदेशों में 291 मंडियों पे गए, उससे ये सामने आया कि 3 काले कानून आने के बाद देश के 77% किसान ऐसे हैं जिनको धान का एमएसपी नहीं मिला। आपको याद होगा मोदी जी ने ये 3 काले कानून आने के बाद मन की बात मध्य प्रदेश के किसानों से करी थी। मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं प्रतीक जी। मध्य प्रदेश में 269 मंडियां हैं। ये 3 काले कानून आने के बाद 47 मंडियां कंप्लीटली बंद हो गई और 143 मंडियां ऐसी है जिसपे सिर्फ 50% काम चल रहा है। क्यों? अगर ये कानून इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं, जैसे कि तोमर साहब आज कह रहे थे, जैसे कि इनके प्रवक्ताओं के पास जवाब नहीं है क्योंकि उनको कानूनों के बारे में पता नहीं है, तो ये ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं? और ये सर्वे मेरा नहीं है, जैसे सर्वे आप कहते हैं। अच्छा ठीक है, अगर लेकिन आप राहुल जी के सवाल पर बच रही हैं। अगर आप कह रहे हैं आपकी मर्जी, आप नहीं उस पर जवाब देना चाहती तो मत दीजिए, वो आपकी कॉल है। मैं कोई सवाल से बच नहीं रही। नहीं, मैं उत्तर क्योंकि राहुल जी कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं, ये उत्तर, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि किसान हमारे 58 दिन से सड़क पे बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं, वहां पे 8 महीने के बच्चे भी हैं, 90 साल के बुजुर्ग भी हैं। 100 से ज्यादा किसानों की शहादत इस आंदोलन ने देखी है। चौधरी साहब, पुष्पेंद्र चौधरी, आई एम वेरी सॉरी, आपके पास ले जा रहा हूं। ओके चौधरी साहब, ओके पुष्पेंद्र चौधरी, राधिका खेड़ा, यू मेड योर पॉइंट, लेट पुष्पेंद्र चौधरी कम इन। पुष्पेंद्र चौधरी, आपका इवैल्यूएशन क्या है? क्योंकि सरकार अपनी तरफ से अपनी बात को रख रही है, किसान अपनी तरफ से अपनी बात को रख रहे हैं, व्हाट इज योर टेक? चौधरी साहब, पुष्पेंद्र चौधरी। मुझे आशा है मेरे बीच में कोई बोलेगा नहीं। नहीं सर, आई विल गिव यू प्रोटेक्शन सर, मेक योर पॉइंट। 2 मुख्य मुद्दों को लेकर के, 2 मुख्य मुद्दों को लेकर के किसान ये आंदोलन कर रहे हैं। पहला ये है कि सारे देश में जो 23 फसलें जिनकी एमएसपी घोषित होती है उसको जो है बाध्यकारी बनाया जाए, उसकी लीगल गारंटी दी जाए और प्राइवेट सेक्टर पे भी उसको लागू किया जाए, यानी उससे नीचे कोई भी व्यक्ति उन फसलों को नहीं खरीदेगा इस देश में। पहली मांग तो ये थी। क्या ये मांग पूरी हो गई या मान ली गई? नहीं। दूसरी मांग ये थी कि ये जो कानून 3 पास किए गए हैं अध्यादेश के माध्यम से आनन फानन में, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, इसमें जो है आप इनको रिपील करिए। क्या ये मांग मान ली गई? नहीं। हमने ये बीच का रास्ता सुझाया था कि भाई यदि आप एमएसपी की लीगल गारंटी दे देते हैं तो दूसरी बात यानी कानूनों के ऊपर कुछ अमेंडमेंट के साथ जो है किसान तैयार किए जा सकते हैं, हो जाएंगे। लेकिन इन तीनों कानूनों के अलावा एमएसपी को अलग से एक अध्यादेश के माध्यम से तत्काल लागू किया जा सकता था अमीश जी इस देश में, और जो लाभ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के किसानों को एमएसपी के माध्यम से मिला है, 23 की 23 फसलों का लाभ पूरे देश के किसानों को मिल सकता था, लेकिन उसको सरकार ने नहीं किया है, जिस वजह से आंदोलन लगातार चलता चला जा रहा है। विजय जी, पुष्पेंद्र चौधरी की बात का जवाब। सदाना साहब बोलिए। आपका ऑडियो नहीं आ रहा। हेलो, हाँ बोलिए सदाना साहब, बोलिए प्लीज मेक योर पॉइंट। पुष्पेंद्र चौधरी की बात करिए। मेरा ये हाँ बिल्कुल सही मैं कहा उन्होंने। मेरा ये कहना है कि जिस प्रोडक्शन के अंदर देश में सरप्लस है, आपके देश को ना पीडीएस में चाहिए ना आपकी कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है। आज भी 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास का सामान एफसीआई के गोडाउन में पड़ा है।
अब मुझे ये बताइए कि अगर आज गन्ने का किसान गन्ना छोड़ के कुछ और लगाना नहीं चाहता, चावल और धान का किसान और गेहूं का किसान हटना नहीं चाहता, और वो ये कहते हैं कि आप बस हमें एमएसपी दिए जाओ क्योंकि हम उगा रहे हैं, राष्ट्र की जरूरतों को वो समझना नहीं चाहते, तो इस देश का कितना पैसा फंसाया जाएगा? पहला सवाल। मैं इसलिए बार बार ये कहता हूं कि इस देश में एमएसपी से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हमें देश की फूड सिक्योरिटी प्लान बनाना पड़ेगा। हमें कितना गेहूं चाहिए, कितना चावल चाहिए, कितने बाकी अनाज चाहिए, कितने तिलहन चाहिए, कितनी दालें चाहिए, किसान इसकी चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? हम ये जिद में क्यों हैं? और जहां तक बात है एमएसपी का जवाब दे रहा हूं। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, 2 मिनट शांत रखिए। मेरा ये कहना है कि पंजाब के अंदर जो प्रोडक्शन होता है, नहीं सुनी आपने, मेरी बात पूरी होने दो, आप आराम रखिए, शांति रखिए। मेरा ये कहना है कि आज पंजाब के अंदर जितना वीट प्रोडक्शन होता है उससे ज्यादा वह प्रोक्योरमेंट होती है, बाकी राज्यों से माल आके बिकता है। एफसीआई को बाहर हरियाणा पंजाब के अलावा यूपी बिहार में क्यों ना भेजा जाए प्रोक्योरमेंट के लिए? क्या कभी इन किसानों ने ये कहा कि हमारे गरीब किसान बिहार में पुष्पेंद्र चौधरी जवाब देना चाह रहे हैं? एफसीआई वहां चला जाए, अब रुक जाओ, अब शांति से मदद करें, पूरा भाषण मत दो, शांत हो जाओ। अब शांत हो जाओ। पहले भाग में 15 मिनट आप बोले हो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं तथ्यों के आधार पर जवाब दे रहा हूँ। अब रुक जाइए, आप बीच में मत बोलिए मेरे भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। सरदाना साहब, मेरी बात सुन लीजिए। इस साल सबसे ज्यादा, हाँ सुन तो लीजिए। अब आप बोलते चले जाएंगे, ये आपकी बड़ी गलत आदत है। आप सुन लीजिए, जब दबाव, मैं सुन लिया आपका सारी बात। इस साल 129 लाख टन एमपी से खरीदा गया है गेहूं। आप ये देश को बरगलाना बंद करिए कि केवल पंजाब हरियाणा। 129 लाख टन, जो नंबर 1 है, पंजाब से भी ज्यादा है गेहूं। आपके दर्शकों को अभी जी पता होना चाहिए ये बात को। दूसरी बात, जो लाभ पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी के किसानों को मिला है, वही 23 फसलों का, हम गेहूं और चावल की केवल बात नहीं कर रहे, 23 फसलों की बात कर रहे हैं, जिसमें गेहूं भी है, चावल भी है, दलहन भी है, तिलहन भी है, कपास भी है, सबका बात कर रहे हैं। चौधरी साहब, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बात है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में कितने समय से है? अरे जब एंकर बोले तब तो चुप हो जाया करो मेरे भाई। एक सेकंड, नहीं चौधरी, ये विजय सिताना नहीं बोल रहे, एंकर ही बोल रहा है। मैं चौधरी साहब आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कितने समय से है पंजाब में? चौधरी साहब जवाब दे दीजिए आप मुझे। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो या एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हो, इन सब बातों के विषय में चर्चा की जा सकती थी यदि एमएसपी लागू कर देते। और एमएसपी लागू करने का एमएसपी की लीगल बाइंडिंग, अब आप मुझे बताइए, 100 रुपए का मक्का एमएसपी की अगर लीगल बाइंडिंग हो जाएगी, 100 रुपए का मक्का कौन 500 रुपए में खरीदेगा और उसकी लीगल बाइंडिंग देगा? कौन सी प्राइवेट कंपनी देगी या कौन सी और कंपनी देगी? 100 रुपए का मक्का आप मुझे बताइए ना, कोई जेल जाने के लिए माल खरीदेगा? ये पॉसिबल है? आप मुझे बताइए, प्रैक्टिकल हम सोचे ना। आप किसान नेता हैं, मैंने भी कमोडिटी मार्केट को, मैंने स्टॉक मार्केट्स को लंबे अरसे तक कवर करा एक बिजनेस चैनल के अंदर। मैं अच्छे से जानता हूं सर, मैं अच्छे से जानता हूं कौन सी आप मुझे बताइए ना। किसान को तो बगल में मंडी दिखती है, जहां उसको नकद पैसे मिलते हैं, माल बेच के निकल लेता है वो। और आप कह रहे हैं कि एमएसपी की लीगल बाइंडिंग हो जाए, किसान का माल उठाएगा कौन? मुझे बता दीजिए, लीगल बाइंडिंग करी, किसान भूखों मर जाएगा, माल नहीं उठेगा। सच बात यह है चौधरी साहब, जवाब दीजिए। बिल्कुल कोई भूखों नहीं, मुझे बताने दीजिए। टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी 30 लाख करोड़ रुपए की है, उसमें से 20 लाख करोड़ रुपए की फसलें पहले ही एमएसपी से बाहर हैं, जो फल, सब्जी, दूध, अंडे, मांस, मछली आदि आदि इत्यादि। उसकी कीमत अच्छी मिल जाती है। 10 लाख करोड़, अब सुन लीजिए पूरी बात। बोलिए। सुन लीजिए, अच्छी नहीं मिल जाती, उसको खरीदते नहीं है आप और घोषित नहीं करते, वो कारण है उसका। 23 फसलों की इंक्लूडिंग गन्ना एमएसपी की वैल्यू लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की है। उसमें से लगभग जो है 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का माल या तो किसान खुद कंज्यूम कर देता है, या वो बीज के काम आ जाता है, या पशुओं के काम आता है। चौधरी साहब, मैं तो आपसे, आपकी सारी बातें ऊपर, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसी में आप मुझे लगता है जवाब देंगे, आप समझदार आदमी है। चौधरी साहब, आप मुझे बताइए, लीगल बाइंडिंग के बाद कोई 100 रुपए का माल 500 में खरीदकर जेल क्यों जाएगा? किसान का माल कोई उठाएगा ही नहीं, कैसे बेचोगे? आप लोग वो बात कर रहे हो जो प्रैक्टिकल नहीं है। आप कह रहे चंदा मामा ले आओ, ये प्रश्न चंदा मामा आ ही नहीं सकता। 2 बार सारा समय आपने बोलिए, ये प्रश्न आपने पूछ लिया, सबके समझ में आ गया दर्शकों के। आप बताइए ना मुझे, कंप्लीट कर रहा था। आप मुझे कृपया करके बताइए, प्रकाश डालिए इस बात पे।
अरे बता रहा हूं मेरे भाई, जो एमएसपी के 10 लाख करोड़ की फसलें हैं उसमें से 3-3.5 लाख करोड़ की फसलें किसान खुद अपने घर में कंज्यूम कर लेते हैं। 3-3.5 लाख करोड़ की फसलें एमएसपी के रेट पर जो है सरकार खरीदती है। केवल 3-3.5 लाख करोड़ रुपए की फसलें बचती हैं एमएसपी वाली जो प्राइवेट सेक्टर खरीदता है। यदि वो एमएसपी पे खरीदने लगे तो उसका बिल 50-1 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त बन जाएगा, जो आज वो उससे नीचे खरीदता रहा है। दूसरी बात जो 100 रुपए की चीज आप 500 में बेच रहे, बताइए। रुकिए आपको चौधरी साहब मैंने आपको भरपूर वक्त दिया है। 25 सेकंड विजय सदाना को दीजिए, 25 सेकंड विजय सदाना को दीजिए। सरप्लस नहीं है आपका, 100 मिलियन टन गेहूं होता है, 30 मिलियन टन चलो सरकार ने खरीद लिया, 30 मिलियन टन प्राइवेट ने खरीद लिया, बाकी 40 मिलियन टन का रेट कौन लगाएगा और किस रेट पे बिकेगा? वही है। और उसमें मैं विजय सदाना आपसे पूछ रहा हूं कि अगर उस 40 मिलियन टन में लीगल बाइंडिंग हो जाएगी तो माल उठाएगा कौन? अरे अमीर जी, कोई ये फैक्ट्री है, क्वालिटी एक सी आती है, इस बात को सुनने नहीं दिया। माल सब स्टैंडर्ड है, उसको कौन खरीदेगा? सुनिए, बिल्कुल आपकी बात सही है चौधरी साहब, ये तो बात आप भी जानते हैं कि क्वालिटी होती है। अब सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है तो वो माल हायर रेट पे कैसे जाएगा? और आपने लीगल बाइंडिंग डाल दी, वो माल उठाएगा कौन? किसान की जो आज की हालत है उससे भी खराब हालत में किसान पहुंच सकता है उससे। आपको लॉजिकली ये बात सोचिए, आप बताइए चौधरी साहब। जो आप जो मक्का की बात कर रहे हैं जिसका 1850 रुपए का MSP है, ये गेहूं में भी है जी, ये दलहन में भी है जी। सुन लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, अच्छा मेरी बात, अगर मुझे मेरी बात नहीं कहने दी जाएगी तो कोई लाभ नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं, आपकी बात कहने के लिए बुलाया। जी आप बैठ जाइए अब शांति से। 1850 रुपए की जो MSP है, 18.5 रुपए किलो, उसका 100 ग्राम 200 ग्राम 200 रुपए में आप लोग खरीदते हो मक्का के पॉपकॉर्न के रूप में, तब कोई चू पटाख नहीं करता इस देश के अंदर। आप कह रहे हो 100 रुपए का माल है, इतने में क्यों खरीद? 1850 रुपए है केवल, और MSP क्या है फिर वही बात है। ओके, मैं जवाब इसका जवाब भी मैं आपको देता हूं, लेकिन सरदाना साहब 15 सेकंड के अंदर क्विक रिबटल ऑन दिस, बिकॉज इस समय करोड़ों व्यूअर्स हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, लाखों व्यूअर्स क्विकली। बिल्कुल सही है। आज यूट्यूब पे देख रहे हैं। अब अमूल का दूध, अमूल का किसान 30 रुपए लीटर अमूल को बेचता है। अमूल 400, 500, 600 रुपए की चीज बेचता है। क्यों बेचता है? आपको किसी ने कहा है खरीदने के लिए? भाई जो कस्टमर जिस चीज के पैसे देगा कस्टमर लेगा। आज आपका संतरा अनार मिलता है, आपका किन्नू बिकता है 10 रुपए किलो, आप उसका जूस खरीदते हो 80 रुपए किलो। क्या मजाक है भैया ये? आप इस बात को बताओ। चौधरी साहब मैं आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद, पर मुझे लगता है कि किसानों पर इससे बेहतर बहस कुछ नहीं हो सकती। आज हमने नेताओं को कम और किसानों को ज्यादा लिया है, कृषि विशेषज्ञों को ज्यादा लिया है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। गौरव भाटिया, राधिका खेड़ा मेरे साथ हैं। मैं 20-20 सेकंड आप दोनों को देता हूं। सबसे पहले आपके पास आता हूं मैं, राधिका जी 30 सेकंड के अंदर आपसे यह जानना चाहता हूं जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है जिस तरह से सरकार ने बोला है कि कोई ताकत है जो किसानों को समाधान के रास्ते नहीं देखना चाहती? 30 सेकंड। देखिए, पता नहीं कौन सी ताकतें हैं, इनको क्या दिखाई देता है और क्या नहीं दिखाई देता है। ये वही सरकार है, इन्हीं के मुख्यमंत्री कहते हैं जो किसान बॉर्डर पे बैठे हैं वो खालिस्तानी और पाकिस्तानी है। तो सरकार क्या सोचती है और जिस हिसाब से वो बिहेव कर रही है सबने देखा। मैं बस इतना ही जानना चाहती हूँ अमीश जी कि प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री मोदी जी की बात क्यों नहीं मानते हैं? क्यों जो उन्होंने लिखित में तब दिया था आज लिखित में देने को तैयार नहीं है? क्या उनको ऐसा? और बस एक और सवाल है, 100 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो गए। मोदी जी पूरे विदेश देश में होती हुई चीजों पे कमेंट करते हैं, ट्वीट करते हैं, अपनी मन की बात में चर्चा करते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस नहीं चाहती समाधान हो? 10 सेकंड में इसका जवाब भी दे दीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी समाधान नहीं चाहती? अमीश जी हम बिल्कुल समाधान चाहते हैं और मैं बोल रही हूं पहले भी हमने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस समय इतनी है गौरव, मैं आपकी बात आखिरी दौर में नहीं आ पाया। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि अड़ियल रुख से कोई समाधान नहीं होता और संवाद में अड़ियल रुख होगा और जिद होगी तो नतीजा 0 ही निकलेगा, 0 नहीं निकलेगा। नमस्कार।